हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट के बारे में। डिटर्मिनेंट क्या है और डिटर्मिनेंट को पढ़ने की क्या आवश्यकता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन पहले कुछ एग्जांपल हम ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है, ये कुछ समीकरण है, इसको आपको सॉल्व करना है ना। पहला समीकरण को ध्यान से देखिए। 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 और 3x प्लस 7y इक्वल टू 27। अगर आप इस समीकरण को सॉल्व कीजिएगा तो एक्स वाई का वैल्यू क्या आएगा? क्या आप ये कर सकते हैं? ये करना काफ़ी आसान है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू जो है, आप सॉल्व करके देखिए, इसमें एक्स का वैल्यू आएगा 2 और वाई का वैल्यू आएगा 3। आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करके देखिए, इसका वैल्यू जो है, एक्स का वैल्यू 2 आएगा और वाई का वैल्यू 3 आएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम समीकरण ये क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आप निकाल के देखिए, पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने पर x का वैल्यू 2 आता है, y का वैल्यू 3 आता है। ये दोनों वैल्यू जो है इस दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है। लेकिन जब हम दूसरा समीकरण, दूसरा क्वेश्चन को जब सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आप अगर निकालना चाहते हैं, निकाल के देखना चाहते हैं तो निकाल के देखिए, इस वाले का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जहाँ तक तीसरा क्वेश्चन का बात है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा। इनफाइनाइट यानी अनगिनत। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि कैसे पकड़ सकते हैं, है ना, क्या तरीका है कि हम कैसे पता करेंगे कि जो मेरा इक्वेशंस दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन निकलेगा, नहीं निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसके लिए क्या तरीका है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पहला क्वेश्चन को जब सॉल्व कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू 2 आएगा, वाई का वैल्यू 3 आएगा, वो आप करके देख सकते हैं। ठीक है। सेकंड वाले को जब आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सेकंड वाले का होगा नो सॉल्यूशन, सेकंड वाले का कोई सॉल्यूशन नहीं है। और थर्ड वाले को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब है अनगिनत, जितना चाहे उतना सॉल्यूशन निकल सकता है। अब आप पूछिएगा कैसे, इनफाइनाइट कैसे होगा? ठीक है, आपके मन में ये बात आ सकता है कि भाई इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो सिंपल सा बात है, आप ध्यान से देखिए, है ना, आप ध्यान से देखिए, ये दोनों इक्वेशन जो है ना एक ही है। देखने में डिफरेंट लग रहा है लेकिन दोनों एक ही है। पहले वाले इक्वेशन को ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आप यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी पूरे इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। तो दोनों इक्वेशन में कोई फर्क ही नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि सेकंड वाले इक्वेशन में हम 2 कॉमन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि सेकंड वाला जो इक्वेशन दिया है इसमें 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 24। और इस 2 से अगर हम इसको भाग दें 24 को तो यहाँ 12 आ जाएगा, यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ध्यान से देखिए, वही सॉल्यूशन, वही इक्वेशन फिर से आ गया। यानी कहने का मतलब है कि इस दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है। तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल सकता है या निकलेगा। अब कैसे निकलेगा आपको हम थोड़ा सा एग्जांपल देकर समझा देते हैं। अगर हम x का वैल्यू यहाँ मान लेते हैं 0 पुट करते हैं, आपको ये तो पता चल गया कि ये दोनों इक्वेशन सेम है, बस देखने में अलग लग रहा है। ठीक है। अगर हम x का वैल्यू तीसरे क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर तीसरे वाले क्वेश्चन में हम x का वैल्यू 0 पुट कर दें, मान लेते हैं x का मान 0 है, तो y कितना निकलेगा? x का मान यहाँ रखिए 0, ये टर्म खत्म हो गया, तो y कितना निकलेगा? y निकलेगा 4। क्लियर। अगर हम x का मान 1 रख दें, अगर हम x का मान 1 रख दें तो क्या होगा? x का वैल्यू यहाँ रखिए 1, तो 2 प्लस 3y बराबर 12। यहाँ से क्या निकलेगा बताइए? 3y बराबर 12 में 2 घटाइए 10, तो यहाँ से y क्या निकला? 10/3 निकल गया ना। देखिए ध्यान दीजिए, हम क्या बोल रहे हैं, x का मान 0 रखने पर y 4 आया, x का वैल्यू 1 रखने पर y का वैल्यू 10/3 आया। अब हम x का वैल्यू 2 रखते हैं, 2,
x का वैल्यू रखिए 2, तो जैसे ही हम x का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ रख के देखिए 2 गुना 2 4, और यहाँ भी रखिए सॉरी यहाँ 3y, तो 4 + 3y = 12। यहाँ से y क्या निकलेगा, 12 में 4 गया 8, 8/3 निकल रहा है ना। यानी x का कोई भी वैल्यू रखने पर y कुछ ना कुछ निकलेगा। अच्छा, अब बात आता है कि x का कितना वैल्यू हम रख सकते हैं, जितना मन चाहे उतना। मान लेते हैं हम x का वैल्यू रखते हैं 200, सॉरी 100 रखते हैं मान लीजिए, ठीक है। अगर हम x का वैल्यू पुट कर दें 100, अगर हम x का वैल्यू यहाँ 100 रख दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना 100 यानी 200 + 3y = 12। तो यहाँ से 3y क्या आ गया, 12 में घटाइए 200 कितना आएगा, माइनस में आएगा, -188। यहाँ से y क्या निकलेगा, -188 और बटा 3। कहने का मतलब है कि x का कुछ भी मान रखेंगे तो y का कुछ ना कुछ मान निकलेगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकला। सेकंड वाले सवाल में आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, एक्स वाई का कुछ मान निकलेगा ही नहीं, ठीक है। और पहला जो क्वेश्चन है, पहला वाले क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू 2 आएगा, वाई का वैल्यू 3 आएगा, वो आप निकाल के देख सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। तो इतना डिस्कशन होने के बाद समझ में क्या आया, समझ में पहला बात ये आना चाहिए, पहला बात आपको समझ में ये आना चाहिए कि क्या क्या संभावना है। ये पहला वाला क्वेश्चन में जो आंसर मेरा निकला है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, इसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। इसका क्या नाम है, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब इकलौता, है ना, यूनिक सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी आदमी जो है अगर इस क्वेश्चन को बनाएगा तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 2 और 3 आएगा। अगर आप सही बनाते हैं तो कोई भी आदमी अगर इसको सॉल्व करेगा तो इसका मान हमेशा 2 और 3 आएगा, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, इस वाले में दिक्कत क्या है, इस वाले में सॉल्यूशन निकल ही नहीं रहा है। आप निकालने का कोशिश कीजिए, सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन। और तीसरे वाले में क्या था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो 3 संभावना आपके सामने है, 3 पॉसिबिलिटी है कि या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब ये पता कैसे चलेगा, एग्जाम्पल तो आपको हम बता दिए, लेकिन इसका क्या पहचान है, कैसे पहचानेंगे कि भाई किसमें क्या होगा। मतलब बिना सॉल्व किए, है ना, क्वेश्चंस को देख करके कैसे कह सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा या नो सॉल्यूशन निकलेगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, और डिटर्मिनेंट का क्या लेना देना है इसके साथ, ये भी आपको हम समझाएंगे, ठीक है। तो पहले जो है, पहले आप इसको आप लिख लीजिए, अगर आप लिखना चाहते हैं तो ठीक है, आपको हम समझाते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। तो लॉजिक ये है, देखिए, पहले आप एक काम कीजिए, आपको हम इस फॉर्म में एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रहे हैं, इसको नोट कीजिए आप। a1x + b1y = c1, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है आपका a2x + b2y और बराबर c2, ये समीकरण 2 है, ठीक है ना। ये 2 समीकरण है, ये दोनों समीकरण जो है आपको इसी टाइप का देखने में लग रहा है, x और y में ये रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि कैसे पता चलेगा, क्या तरीका है कि जिसके थ्रू हम पहचान जाएं कि सॉल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा, या यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इसका तरीका आप नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए कि अगर हम इस इक्वेशन को, ये जो 2 इक्वेशन लिखा हुआ है, अगर हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहें, जो लोग मैट्रिक्स पढ़े हैं उनको पता होगा, ठीक है। अगर हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a1 b1 a2 b2 इंटू xy = c1 c2। अगर आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने आता है, अगर आप मैट्रिक्स पढ़े हैं तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता होगा। इसका ऑर्डर कितना है, पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिख रहा है, 2/2,
और इसका 2 रो 1 कॉलम तो 2/1, और इसमें भी 2 रो 1 कॉलम 2/1। ठीक है ये बात। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को? फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 आएगा ना। दो मैट्रिक्स को हम बराबर कर रहे हैं, यानी आप जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए ध्यान से, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये इस फॉर्म में आ जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y हो गया। ठीक है, अब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y इक्वल टू c1 c2। ये बात क्लियर है? अब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे और इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो दो इक्वेशन है इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है। इतना बात क्लियर? अच्छा, अब आते हैं टॉपिक पर कि कैसे पता चलेगा कि मेरा सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इस पर विचार करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इस मैट्रिक्स को गौर से देखिए। अब a1 b1 a2 b2 इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। तो a1 को b2 से मल्टीप्लाई कीजिए, या आप ऐसे समझिए, ध्यान दीजिए कि a1 बाई a2, ठीक है, यहाँ आप नोट कर लीजिएगा। नोट करने वाला बात यह है कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन टू एग्जिस्ट, यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि a1 बाई a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2। ये जरूरी है। किसी भी इस तरह के समीकरण का यूनिक सॉल्यूशन तभी होता है जब x और y का जो कोएफिशिएंट है वो आपस में प्रोपोर्शनल नहीं होगा, मतलब समानुपाती नहीं होगा। ठीक है, बात को समझिए। a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये बराबर हो जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि ऐसे किसी भी दो समीकरण को सॉल्व करना है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन तभी निकलता है जब x और y का जो कोएफिशिएंट है वो समानुपाती नहीं होना चाहिए, मतलब a1 बाई a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2। ये बात ठीक है? अच्छा, जैसे पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या निकाले थे? इसका आंसर था x का मान 2 और y का मान 3, यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन था। कोई भी आदमी इसको सॉल्व करेगा अगर सही तरीके से तो उसका आंसर हमेशा यही आएगा। ये बात ठीक है? अच्छा, अब इस कंडीशन को चेक करते हैं कि ये जो कंडीशन है क्या ये सही में वहाँ लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो a1 बाई a2 वहाँ कितना है, देखिए आप, 4/3 है, और b1 बाई b2 कितना है, 5/7 है। क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। 4/3 जो है 5/7 के बराबर नहीं है। यही कारण है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन निकला। तो यूनिक सॉल्यूशन होने का ये कंडीशन है, इसको याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, हम इस बात को इलेबोरेट करके यानी कि समझा करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, a1 b2 शुड नॉट बी इक्वल टू a2 b1। ठीक है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सेम वही है, बस बीच में क्या लगा हुआ है, नॉट इक्वल टू। तो a1 b2 शुड नॉट बी इक्वल टू a2 b1, और हम इसको इधर ले आते हैं। अगर हम इसको इधर ले आवें तो a1 b2 माइनस a2 b1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये वाला टर्म उधर चला गया। ठीक है, तो a1 b2 माइनस a2 b1 का मान 0 यहाँ नहीं होना चाहिए। मतलब बात यही वाला है। इसी बात को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, a1 b2 माइनस a2 b1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन लागू होता है तो हम बोलेंगे कि उसका वो जो इक्वेशंस दिया हुआ है उसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, a1 b2 माइनस a2 b1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इतना बात क्लियर है? अब ये जो नंबर है इसी नंबर को बोलेंगे डिटर्मिनेंट। इसी का नाम है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का काम क्या है?
डिटर्मिनेंट का काम है कि ऐसे इक्वेशंस के सॉल्यूशन का यूनिकनेस चेक करता है कि सॉल्यूशन यूनिक है, इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशन है। तो अगर मान लेते हैं कि सॉल्यूशन यूनिक है तो इसका वैल्यू जीरो नहीं होगा। तो जो भी इसका वैल्यू होगा, मान लीजिए जीरो नहीं है, जो भी इसका वैल्यू है वही कहलाता है डिटर्मिनेंट। यानी कहने का मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है A1 B1 A2 B2, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? A1 को मल्टीप्लाई करेंगे B2 से। ठीक है, ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं। A1 को मल्टीप्लाई करेंगे B2 से, तो A1 इंटू B2 और फिर माइनस, बीच में माइनस लगेगा, A2 इंटू B1, A2 इंटू B1। तो इसका जो भी वैल्यू आएगा, मान लेते हैं कि इसका वैल्यू K आया है ना, मान लेते हैं इसका वैल्यू K आया, तो ये जो वैल्यू K है यही कहलाता है डिटर्मिनेंट। किसका? इस मैट्रिक्स का। ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और डिटर्मिनेंट जब भी निकलता है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। तो आप समझ जाइए कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जिसका कि ऑर्डर 2/2 है, क्या है? 2/2, उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल वाले को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। A1 को B2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस A2 को B1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो A1 B2 माइनस A2 B1 का जो भी वैल्यू निकलेगा वही कहलाता है डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट का मान अगर जीरो नहीं है तो हम बोलेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। इतना बात क्लियर? अच्छा, इसको नोट करना चाहते हैं आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया? जहाँ तक इस क्वेश्चन का बात है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर हम इसको मैट्रिक्स में अरेंज करें, जैसे 4 5 3 7 है ना, एक्स और वाई का जो भी गुणांक है, जो भी कोफिशिएंट है, अगर हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करें 4 5 3 7, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना निकलेगा बताइए आप? अगर हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 गुना 7 है ना, 4 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा? 28, और माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 15, 28 में 15 चला गया, 28 में 15 गया तो कितना बचा? 13। ये जीरो के बराबर नहीं है ना, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है जीरो के बराबर नहीं है। यही कारण है कि इसका जो है यूनिक सॉल्यूशन निकल पाया। ठीक है, लेकिन इस वाले को देखिए ध्यान से। इस वाले में दिक्कत क्या है ना, इस वाले को अगर आप लिख के हमको समझाते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए क्या समस्या है। सेकंड वाले का सॉल्यूशन क्यों नहीं निकला? कारण क्या है? देखिए, आप कारण पर गौर कीजिएगा। सेकंड वाले का जो अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, जो भी इसका कोएफिशिएंट एक्स वाई का, तो क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। नहीं, अगर हम इसका निकालें डिटर्मिनेंट तो कैसे निकलेगा? तो डिटर्मिनेंट इसका निकालिएगा इस तरह से, 6 गुना 2 12 और 4 तिया 12, 12 माइनस 12 जीरो, ये जीरो आ गया। नहीं, तो जीरो जब आ गया तो ये बात कंफर्म हो गया कि इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, है ना, यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अब बात आता है, ठीक है यूनिक नहीं निकलेगा तो क्या होगा? या तो नो सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अच्छा, नो सॉल्यूशन का पहचान क्या है? देखिए, आपको समझा देते हैं। यहाँ पर क्या है कि A1 है ना, A1 B1 A2 B2, तो यहाँ देखिए A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 दिख रहा है आपको, है ना। 2/4 और 3/6 बराबर है कि नहीं? A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 है, लेकिन ये दोनों बराबर तो है, लेकिन ये C1 बाई C2 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन पर ध्यान दीजिए आप। A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 तो है, लेकिन C1 बाई C2 के बराबर नहीं है। 12/18 जो निकालिएगा वो इसके बराबर नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो इस कंडीशन में बोलेंगे नो सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन आप लिख लीजिए कि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 तो होगा, लेकिन C1 बाई C2 के बराबर नहीं होगा। तो ऐसे इस कंडीशन में बोलते हैं नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। लेकिन तीसरा जो सवाल था, जो मेरा थर्ड क्वेश्चन था, उसमें क्या दिख रहा है आपको? इसमें देखिए, ध्यान दीजिए आप। A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2,
और बराबर C1/C2। क्या आपको ऐसा लग रहा है? 2/4 निकालिए, 2/4, 3/6 और 12/24 तीनों इक्वल है, मतलब तीनों कितना है? 1/2 है। तो जब तीनों बराबर हो जाएगा ना, जब तीनों बराबर हो जाएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इस कंडीशन में हम बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट यानी अनगिनत, अनंत सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो जिन लोग को ये बात नहीं मालूम है उसको समझिए, और नोट करना चाहते हैं एग्जाम्पल के साथ तो उसको नोट भी कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत काम का चीज़ है। अब इसको नोट कीजिए। अब आते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकलता है उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब समझते हैं कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। सबसे ज़रूरी बात है कि डिटर्मिनेंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो पहला वाला जो सवाल आप देख रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 1/1 एंड 2/2। ऑर्डर आप समझते हैं। जैसे पहला वाला मैट्रिक्स को देखिए। पहले वाले मैट्रिक्स में जो लोग मैट्रिक्स पढ़े हैं उनको पता होगा, ठीक है। इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर है क्या हुआ? 1/1 नहीं, इसका ऑर्डर क्या है? 1/1। इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो इसको बोलते हैं, इसका ऑर्डर है 1/1। तो इसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा, ठीक है, बहुत आसान है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं इस तरह से। दो लाइन के बीच में ए को लिखना है। इसको ध्यान दीजिए कि मॉड नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखने में लगता है मॉड के जैसा, लेकिन यहाँ पर इसको मॉड नहीं बोलेंगे। यहाँ पर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, चाहे आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ई टी ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू सीधा हो जाएगा -3। क्लियर? जो टर्म है, जो एलिमेंट यहाँ पर है, उसको सीधा यहाँ लिख देना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या हो गया? -3। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। इसका ऑर्डर क्या है? इसमें देखिए, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कितना रो कितना कॉलम। तो इसमें दो रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो, और कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो इसका ऑर्डर कहलाएगा 2/2। समझ में आया? ध्यान दीजिए, इसमें दो रो है, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो। हॉरिजॉन्टल वाला कहलाता है रो, और वर्टिकल वाला क्या कहलाता है? वर्टिकल लाइन कॉलम। तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? तो इसका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इस तरह से लिखेंगे, चाहे डी भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर, पहले 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 7, फिर माइनस, बीच में क्या आता है? माइनस, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। तो 7 माइनस माइनस प्लस, 3 गुना 2 6, 7 में 6 जोड़िए 13, तो निकल गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी का मान, निकल गया 13। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जितना रो उतना कॉलम, लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं। तो इसमें दो रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? इसका ऑर्डर हुआ 2/2। इसका डिटर्मिनेंट हमको निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी बराबर, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, नहीं प्रिंसिपल डायगोनल। तो 2 गुना -3, 2 गुना -3, और फिर माइनस, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -4। समझ में आया? पहले मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल डायगोनल को, फिर बीच में माइनस, फिर इसको करेंगे सेकेंडरी वाले को, प्रिंसिपल डायगोनल सेकेंडरी डायगोनल। तो अब देखिए, 3 गुना -2 कितना हो गया? 2 गुना -3 -6, और माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू -2। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो है आप निकाल सकते हैं 1/1 और 2/2। ये काफ़ी आसान है, बहुत इजी है। थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है 3/3 वाले में। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि 3/3 का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, ठीक है। पहले इसको नोट करते हैं।
अब हम लोग आते हैं 3/3 पर, ठीक है। 3/3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है इस तरीके का और इसका डिटर्मिनेंट हमको निकालना है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से नहीं बनाइएगा तो इसमें प्लस माइनस का बहुत सारा गलती होता है, ठीक है। अब पहले समझिए कि 3/3 वाले का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। ये जो मैट्रिक्स दिया है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3/3। कैसे, तो इसमें 3 रो 3 कॉलम है। देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो 3 रो है 3 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। ऑर्डर है 3/3, मतलब ये वाला 3 है रो और ये 3 कॉलम, नहीं तो 3 रो 3 कॉलम, मतलब टोटल इसके अंदर 9 एलिमेंट है, 9 मेंबर है, 9 एलिमेंट है। अच्छा एक बात गौर कीजिए, हम इस तरीके से क्यों लिखे हैं, क्योंकि आप इसको ऐसे समझिए, जैसे Aij ये जनरल एलिमेंट को दर्शाता है। किसी भी मैट्रिक्स का जो जनरल एलिमेंट है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, जहां आई दिखाता है रो को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं आई का मतलब क्या हुआ, रो। आई रो को डिनोट कर रहा है और जे डिनोट कर रहा है किसको, कॉलम को। इस बात पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, इसमें गलती नहीं करना है। जैसे यहाँ देखिए ध्यान से, A11 11 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये कहाँ पर है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जहाँ कटेगा वो पोजीशन कहलाएगा 11। अच्छा 12 का क्या मतलब है, 12 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जहां कटेगा उस पोजीशन को बोलते हैं 12, A12। अच्छा A13 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, नहीं ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम है। अच्छा 21 का मतलब क्या है, 21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, 22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ऐसे करके आप समझ सकते हैं। जैसे 32 का क्या मतलब है, 32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, जहां पर थर्ड रो और सेकंड कॉलम कटेगा उस पोजीशन को बोलेंगे 32, थर्ड रो सेकंड कॉलम। क्लियर। अच्छा अब आता है कि क्वेश्चन ये उठता है कि इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा। तो इसका तरीका आपको हम समझाते हैं। इसका ऑर्डर है 3/3। 3/3 वाले को हम कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे 2/2 में। अब चेंज करने का कुछ तरीका है, उस तरीके को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए कैसे चेंज करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमको निकालना है तो सबसे पहले तुम उसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और जहाँ पर ब्रैकेट लिखा हुआ है वहाँ पर 2 लाइन लगा दीजिएगा, हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि इसको हटा देंगे, 2 लाइन के बीच में इसको लिखना है। अच्छा अब वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए अब तो एक बात और समझिए कि 3/3 जो मैट्रिक्स है या 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू हम टोटल 6 तरीके से निकाल सकते हैं। 3 रो और 3 कॉलम, है ना। आप इसको किसी भी तरीके से तोड़ सकते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, या तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। मान उसका वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। ये डिटर्मिनेंट का सबसे बड़ा खासियत है कि आप इसको किसी भी रो के लॉन्ग तोड़िए या किसी भी कॉलम के लॉन्ग तोड़िए, इसका वैल्यू नहीं बदलता है, सेम रहता है। तो अभी हम देखते हैं, इसको हम तोड़ते हैं फर्स्ट रो के लॉन्ग, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड मतलब तोड़ना या विस्तार करना, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। R1 का क्या मतलब हुआ, R1 का मतलब हुआ फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के अलोंग हम इसको तोड़ रहे हैं। अब देखिए ध्यान से कैसे तोड़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए उसका ये सिंबल है, इस तरह से लिखेंगे। चलिए तो फर्स्ट रो मेरा कौन सा है, ये वाला, ये फर्स्ट रो है। तो यहाँ इसको लीजिए पहले A11, A11, ठीक है ना। A11 के बाद क्या करना है, 11 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो को पूरा ढक दीजिए, अब दिखना नहीं चाहिए। फर्स्ट रो को ढकिए और फर्स्ट कॉलम को ढकिए, क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है उसको यहाँ लिख दीजिए अब। यानी 3/3 को हम चेंज कर रहे हैं 2/2 के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा A22, A23, A32, A33। ये बात क्लियर है। जैसे A11 को लिए, A11 को लिए तो 11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो को ढक देंगे
और फर्स्ट कॉलम को ढक देंगे। तो जो दिख रहा है उसको यहाँ लिख देना है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला, उसके बाद है A12, यहाँ पर लिखना है -A12। अब माइनस क्यों लगा और आगे में यहाँ प्लस क्यों लगा उसका भी रूल है, वो हम बता देंगे। पहले आप लिखिए A12, एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब प्लस माइनस का क्या रूल है हम बताते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। -A12 इसको ले रहे हैं, पहले इसको लिए, अब हम इसको लेंगे। तो 1 2 का मतलब क्या है? 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो को पूरा ढक देंगे और सेकंड कॉलम को भी ढक देंगे। ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो को पूरा ढकना है और सेकंड कॉलम को भी ढकना है। तो क्या बचा आपको? तो इसको ढकने के बाद बचा A21, A23 और A31, A33। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं A13 पर। तो प्लस A13 इंटू, तो 13 का क्या मतलब है? 13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो को ढक दीजिए और थर्ड कॉलम को ढक दीजिए, बाकी जो बचा उसको यहाँ लिखिए। तो A21, A22, A31, A32, बस आपका काम खत्म हो गया। इतना ही करना था। यानी 3/3 को चेंज कर दिए हम 2/2 के फॉर्म में। और 2/2 वाले का वैल्यू निकालना बिल्कुल आसान है। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। हाँ, अब बात आता है कि प्लस माइनस कैसे लगता है, उसका तरीका क्या है। तो इसके लिए आप नियम याद रखिएगा, -1 पर पावर i प्लस जे, -1 पर पावर i प्लस जे। आई का मतलब रो और जे का मतलब कॉलम। अगर इसका वैल्यू, अगर i प्लस जे का वैल्यू इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, तो ये इसका वैल्यू प्लस में आएगा, +1। ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं इफ i प्लस जे इज इवन, इवन का मतलब सम संख्या, और इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। अगर i प्लस जे का वैल्यू ऑड नंबर होगा, ऑड का मतलब विषम। अब आपको समझाते हैं। देखिए इसके आगे में प्लस है, प्लस क्यों है? क्योंकि यहाँ 1 1 है, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, तो 1 + 1 2, तो ये सम संख्या हो गया, इवन नंबर, तो यहाँ पर प्लस आएगा। अच्छा, यहाँ पर माइनस क्यों आया, इसको पकड़िए आप। i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 2 है, नहीं, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2, तो 1 + 2 3, 3 क्या है? ऑड नंबर। तो जैसे ही ऑड नंबर होगा ये माइनस में दे देगा, तो यहाँ माइनस आ गया। अच्छा, यहाँ पर प्लस कैसे आ गया? तो यहाँ देखिए 1 3 है, i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 3, तो 1 + 3 मतलब 4, सम संख्या, इवन नंबर, तो ये आपको प्लस में आ गया। तो माइनस प्लस कहाँ पर कैसे लगता है उसका रूल ये है। ऐसा नहीं है कि प्लस माइनस ऐसे नहीं चलना है, मतलब उसका जो फंडामेंटल रूल है वो ये है। कुछ लोग गलती इसमें क्या करता है कि एक बार प्लस लगा दिया, फिर माइनस लगा दिया, फिर प्लस लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। इसका जो सही रूल है वो ये है कि -1 पर पावर i प्लस जे हम चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर था 1 1, तो 1 + 1 2, इवन नंबर, तो इवन रहेगा तो प्लस में आएगा। यहाँ पर माइनस क्यों आया? क्योंकि i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2, तो 1 + 2 3, तो इस दोनों को जोड़ के अगर मान लेते हैं ऑड नंबर आ रहा है, विषम संख्या, तो यहाँ माइनस लगेगा। यहाँ पर प्लस क्यों आया? क्योंकि i + j 1 + 3 4, ये आपको इवन नंबर है, तो इवन है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। इतना बात क्लियर? तो 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है उसको निकालने का ये तरीका है। यानी 3/3 वाले को हम चेंज कर दिए 2/2 के फॉर्म में, तो वैल्यू निकालना आसान हो गया। तो इस फॉर्मूला को नोट करते हैं, नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए इस मैट्रिक्स को देखिए ध्यान से। इसका ऑर्डर है 3/3 और इसका डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बशर्ते आप माइनस प्लस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। इसमें माइनस प्लस का गलती होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। चलिए देखते हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a = चूँकि आपको ये 3/3 के फॉर्म में दिया है ना, इसमें 3 रो है 3 कॉलम है, तो हम इसको 2/2 में बदल देंगे
और आसानी से मान निकल जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी रो के लॉन्ग तोड़ सकते हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसका वैल्यू हमेशा सेम आएगा। आप उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान से चेक करना है, गलती कीजिएगा तब तो दिक्कत हो जाएगा। गलती करने पर क्या होगा, आंसर अलग अलग आ जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल सही बनाते हैं तो आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। देखिए अभी हम इसको तोड़ रहे हैं फर्स्ट रो के लॉन्ग, फर्स्ट रो, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 है, तो 1 को लिए, है ना, प्लस माइनस का नियम बता दिए हैं कैसे लगाना है। तो इस ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 + 1 2, यहाँ तो प्लस आएगा। अब ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम को ढकिए, फर्स्ट रो को ढकिए, बाकी जो बचा उसको लिखिए, -1 4, -2 6, यहाँ तक ठीक है। अब आइए 2 पर, तो 2 कहाँ पर है, ये 2 कहाँ पर है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी पोजीशन इसका क्या है, इसका पोजीशन है 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 1 2 मतलब क्या, 1 + 2 3, ऑड नंबर, यहाँ माइनस लगेगा, -2। समझ में आया बात, माइनस क्यों लगा, माइनस इसलिए लगा कि ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 2, तो 1 + 2 3, जैसे ही ऑड हो जाएगा वहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ 2 लिए, तो अब फर्स्ट रो को ढकना है और सेकंड कॉलम को ढकना है, तो यहाँ आएगा 0 4 और 5 6। ये बात क्लियर है ना। 2 जो है फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो को ढक देंगे, सेकंड कॉलम को ढक देंगे, तो 0 4 5 6 आ गया। चलिए उसके बाद आइए 3 पर, तो +3 होगा। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, पोजीशन क्या हो गया 1 3, तो 1 + 3 क्या होता है 4, तो यहाँ प्लस आएगा। चलिए अब इसमें फर्स्ट रो को ढकिए और थर्ड कॉलम को ढकिए, बाकी जो बचा उसको लिखिए, तो 0 -1 5 -2, ठीक है ना। अब ये 3/3 से आ गया 2/2 में, अब इसका मान निकालना आसान है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 को छोड़ देते हैं। 6 गुना -1, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 गुना -1 -6, और -2 गुना 4 -8। ये बात क्लियर हुआ। 6 गुना -1 -6, फिर माइनस आता है, फिर ये दोनों गुना होगा -8, उसके बाद यहाँ आइए -2 इंटू 6 गुना 0 0 और 5 गुना 4 20, प्लस 3 इंटू 0 गुना -2 0 गुना -2 0, और फिर माइनस, और एक माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस 5। अब यहाँ पर गौर कीजिए, माइनस माइनस प्लस नहीं, माइनस माइनस क्या प्लस, 8 - 6, ये बन गया 2, ठीक है ना। इसको हम ब्रैकेट के अंदर घेर देते हैं ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। माइनस माइनस प्लस, 8 में 6 घटा, 6 घटा, 2 बचा। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, 20 गुना 2 40, और 5 गुना 3 15, तो इसको जोड़िए, कितना आंसर आ गया, 40 में 15 जोड़ेंगे 55, 55 में 2 जोड़ेंगे 57, 57 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से मान निकलता है। इसी डिटर्मिनेंट का मान जो है आप किसी सेकेंड रो या थर्ड रो के अलॉन्ग में निकाल सकते हैं, तो भी वैल्यू सेम आएगा। आपको एक हम समझाने के लिए बताते हैं। अभी जो इसको हम तोड़े हैं, कैसे तोड़े हैं, अभी इसको हम तोड़े हैं along R1, along R1, R1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो। अगर हम इसी डिटर्मिनेंट को तोड़ दें फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग, फर्स्ट कॉलम, तो भी वैल्यू सेम आएगा। उसको भी हम लोग चेक करके देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इसी को हम तोड़ते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तोड़ना मतलब एक्सपेंड करना, विस्तार करना, ठीक है। एक्सपेंडिंग along C1, C1 का क्या मतलब है, फर्स्ट कॉलम। अगर हम इसको फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग तोड़ते हैं तो देखिए आंसर क्या निकलेगा, 57 ही आएगा अगर आप कैलकुलेशन सही कीजिएगा तो। अगर कैलकुलेशन गलत कर दिए तब तो आंसर बदल जाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जैसे निकालना है, तो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग हम तोड़ना चाह रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 लिए, ठीक है। तो 1 कहाँ पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसको ढक देंगे,
तो बाकी क्या बचा, -1 4 -2 6, ठीक है। अच्छा, जीरो को लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करने पर पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो रहे ना, तो जीरो वाले को पूरा छोड़ दीजिए, उसका ज़रूरत नहीं है। हम सीधा आ जाते हैं 5 के ऊपर। हालांकि आपको समझाने के लिए हम जीरो लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे जीरो है तो जीरो लेंगे, तो जीरो का पोजीशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, तो यहाँ माइनस लगेगा। हालांकि जीरो के आगे माइनस प्लस रखना कोई मैटर नहीं करता है। और उसके बाद जैसे इसको ढक दीजिए और इसको ढक दीजिए, तो क्या दिख रहा है आपको, 2 3 और -2 6। और आइए फिर 5 पर, तो 5 का पोजीशन क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी प्लस में आएगा, +5। और इसको ढक देंगे, थर्ड रो को और फर्स्ट कॉलम को, तो 2 3 और -1 4। ये 3/3 से चेंज हो गया 2/2 में। अब इसका मान निकाल के देखिए, तो यहाँ कितना होगा, 6 गुना -1 -6 और -1 माइनस पहले से है, 4 दूना 8, ये हो गया। जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा जीरो हो जाएगा, इसको लिखने का कोई ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। और यहाँ ये डायरेक्ट इसमें +5 इंटू 4 गुना 2 8, -1 माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस 3। अब इसको सॉल्व करके देखिए कितना आता है, 8 में 6 चला गया, 2 हो गया, और 8 में 3 जोड़िए, 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11। 11 को 5 से गुना करेंगे तो 55, 55, 55 में 2 जोड़िए, 57। देखिए पहले भी 57 आया था, अभी भी 57 आया। यानी कहने का मतलब है कि आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग निकालिएगा तो वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो यही था डिटर्मिनेंट का बेसिक। इसके अलावा क्या है, डिटर्मिनेंट का और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, माइनर है, कोफैक्टर है, एडजॉइंट है, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकलता है, तो वो सब आपको हम अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग इसको देखिए, है ना। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में आएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आसान है। और दूसरी बात है कि जिन लोगों को क्रैश कोर्स करना है, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, जिन लोगों को क्रैश कोर्स करना है वो 27 तारीख से शुरू हो रहा है, 27 सितंबर, मंडे, सोमवार से। उसका टाइम मॉर्निंग में है 6 से 7, इवनिंग में भी 6 से 7 है, और एक टाइम आपका 10 से 11 भी है, एक 3 से 4 है। तो जिसको सुविधा है जिस भी टाइम में आकर के क्लास कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ गया है, 3 महीना टाइम बचा हुआ है। इस क्रैश कोर्स में चीज़ों को समझाया जाएगा काफ़ी बेहतर तरीके से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्रैश कोर्स का ये मतलब नहीं है कि मतलब शॉर्टकट में नहीं पढ़ाना, मतलब उसका तरीका है कि कम से कम टाइम में कॉन्सेप्ट को क्लियर करना एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप 3 महीने में मेहनत करके, है ना, 2-3 घंटा मेहनत करके आप कैसे 90 या 95 ला सकते हैं। तो जिन लोग को लगता है या भरोसा है अपने ऊपर या हमारे पढ़ाई के ऊपर, अगर आप वीडियो देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, तो वो लोग आइए 3 महीना क्लास कीजिए, और 3 महीना अगर आप जम के क्लास कीजिएगा तो मैथमेटिक्स में 90+ लाना कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। बिहार बोर्ड का या CBSE बोर्ड का जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो उतना टफ नहीं होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और प्रैक्टिस ठीक ठाक किए हैं तो 90-95 लाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो ये बैच 27 सितंबर से शुरू हो रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग आइए, और जिनको कंसल्ट करना है मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 9162373281। इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। हालांकि बात करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बिल्कुल करीब आ गया है, आप सीधा बैच में आके ज्वाइन हो जाइए, जो भी टाइम आपको सूट करता है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, ठीक है। तो चीज़ों को काफ़ी बेहतर तरीके से हम समझाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, टेस्ट लेंगे, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाएंगे। इतना कराने के बाद जो है डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट का माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट कैसे निकलता है। इतना सीखने के बाद जो है आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं, और मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के बाद आप इक्वेशंस को सॉल्व कर पाइएगा। जो चैप्टर का लास्ट में दिया है कि कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करना है, वो सारा चीज़ आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।